हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर्म DIR3 KYC की कंप्लीट डिटेल। क्या क्या डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी होगी, कौन से अटैचमेंट लगाने होंगे, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा ये फॉर्म फिल करते वक्त, ये सारी बातों के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पोर्टल चेंज हुआ है, V2 से V3 पे शिफ्ट हुआ है। तो अब V3 पोर्टल पे क्या होगा कि आपको इस तरीके का फॉर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा। V3 पोर्टल पे आपको क्या करना होगा, लॉग इन करके फॉर्म फिल करना होगा, उसी के बाद वो फॉर्म डाउनलोड होगा। ये पुराना फॉर्म है जो पहले हुआ करता था V2 पोर्टल पे, कि हम पहले डाउनलोड करते थे फिर उसके बाद वहां पे डिटेल्स फिल करते थे, लेकिन V3 पोर्टल पे आपको डायरेक्टली फॉर्म को फिल करना होगा। समझाने के लिए यहाँ पे मैंने पुराना वाला फॉर्म अभी लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म DIR3 KYC किन लोगों को फाइल करना होता है, क्या प्रोविजन है, क्या लास्ट डेट है, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जो लोग पहली बार डिल लेते हैं, जिनको फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उनको ये फॉर्म फिल करना होता है। तो DIR3 KYC फॉर्म उन्हीं लोगों को फिल करना है जिनको फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है। फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने के बाद नेक्स्ट ईयर से आपको फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको वहां पे फिर करना होता है DIR3 वेब KYC। जो क्या प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फॉर्म DIR3 KYC कब फाइल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नया नया डिन नंबर मिला है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला है, तो फर्स्ट टाइम आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होता है, DIR3 KYC फॉर्म फिल करना होता है। अब क्वेश्चन ये है कि उसकी लास्ट डेट क्या होती है, कब तक ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। जिन लोगों को 31 मार्च तक दिन मिल जाता है, उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक ये फॉर्म फिल करना होता है। 30 सितंबर लास्ट डेट होती है इस फॉर्म को फिल करने की। एक एग्जांपल लेते हैं। जिन भी लोगों को 31 मार्च 2023 तक दिन मिल चुका है, उनके लिए 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो लास्ट डेट आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है कि जिन भी लोगों को 31 मार्च तक दिन मिल जाता है, उनके लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 सितंबर लास्ट डेट होती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एक और अगर हम यहाँ एग्जांपल लें कि अगर किसी पर्सन को अप्रैल में या मई में या जून 2023 में दिन नंबर मिला है, तो उनके लिए केवाईसी करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर 2024। आपको 23 में केवाईसी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 30 सितंबर 2024 होगी। तो आपको बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि 31 मार्च तक जिन्हें भी दिन मिल जाता है, उनको केवाईसी करने की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि किसी पर्सन को फेब 23 में दिन मिल चुका है, तो उनके लिए 30 सितंबर 23 लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें कि किसी पर्सन को अप्रैल 23 में दिन नंबर मिला है, तो उनके लिए फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर 2024, मतलब नेक्स्ट ईयर होगी। तो आपको सिंपल सा बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि 31 मार्च तक जिन भी लोगों को दिन मिल जाता है, उनके लिए जो लास्ट डेट होती है वो कमिंग जो सितंबर होता है उसकी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। तो वहां तक आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। अभी हम देखें कि 31 मार्च 2023 तक जितने भी लोगों को दिन मिल चुका है, उनको ये ध्यान रखना है कि उनको फर्स्ट टाइम जो केवाईसी करनी है वो ये फॉर्म फिल करके करनी होगी, और ये फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो होगी 30 सितंबर 2023। अब देखते हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कौन सा अटैचमेंट आपको यहाँ पे लगाने हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना होगा इस फॉर्म को फिल करते वक्त। जब भी हम MCA पोर्टल पे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि MCA पोर्टल पर इंस्ट्रक्शन किट अवेलेबल होती है। तो आपको एक बार इंस्ट्रक्शन किट अच्छे से रीड कर लेना है, उसी के बाद कोई भी फॉर्म फिल करना है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपसे मांग रहा है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि V3 पोर्टल पे जब आप लॉग इन करेंगे डायरेक्टर की आईडी से, तो ऑटोमेटिकली जो डिन होगा वो यहाँ पे प्रीफिल हो चुका होगा। और जो डिन नंबर यहाँ पे प्रीफिल होगा, उससे जो नेक्स्ट आपका है नेम भी ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। पहले V2 पोर्टल पे हमें डिन डालना होता था, देन हम नेम प्रीफिल करते थे। लेकिन अब V3 पोर्टल पे जब हम डायरेक्टर के आईडी से लॉग इन करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, और उससे जो नेम है वो भी प्रीफिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपसे डिटेल मांग रहा है वो है डायरेक्टर्स नेम।
एंटर फुल नेम एंड डू नॉट यूज एब्रीविएशंस। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। आपको सिंपल सी एक चीज यहाँ पे फॉलो करनी है कि जैसा नाम उस डायरेक्टर का पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा का वैसा सेम नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और मिडिल नेम है। तो जैसा भी नाम पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही एग्जैक्टली नेम ऑफ डायरेक्टर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद है फादर्स नेम। इवन मैरिड वुमेन मस्ट गिव फादर्स नेम। तो मैरिड वुमेन को भी अपने यहाँ पे फादर नेम ही देना है। फादर्स नेम में भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है कि जैसा नेम पैन कार्ड में लिखा हुआ है फादर का वैसा ही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। देन उससे फिर आपको सिलेक्ट करना है नेशनलिटी। देन नेक्स्ट है वेदर रेसिडेंट इन इंडिया। तो क्या आप इंडिया के रेसिडेंट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा। देन डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। देन जेंडर आपको यहाँ पे देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है इनकम टैक्स पैन। तो यहाँ पे आपको अपना इनकम टैक्स पैन नंबर मेंशन करना होगा। इनकम टैक्स नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई इनकम टैक्स पैन, इस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो आपने पैन नंबर दिया है उससे आपने जो ऊपर डिटेल्स दी है वो वेरीफाई होगी। जैसे हमने ऊपर अपना नेम लिखा था तो वो वहाँ पे इनकम टैक्स पैन कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा। अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो वो यहाँ पे शो होगा, और अगर प्रॉपर डिटेल्स आपने दी है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका इनकम टैक्स पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। तो आपको इनकम टैक्स का नंबर फिल करना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है डू यू हैव आधार। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि आपके पास आधार है या नहीं है। अगर आपके पास आधार है तो आप येस पे टिक करेंगे और अपना आधार नंबर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो देन नो पे टिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है देन फिर 11, 12 और 13 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा और वही सेम आपको अटैच भी करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड देना होगा। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो फिर वहां पे आपको 11, 12, 13 में से ऑप्शन है आप वो कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करना होगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे उसके साथ आपको कंट्री कोड भी ऐड करना होगा। जैसे हम इंडिया की बात करें तो 91 जो है वो हमारा कंट्री कोड रहता है। तो जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है और जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं और ईमेल आईडी दे रहे हैं वो वर्किंग में हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे और ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेंड ओटीपी का। तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपका मोबाइल नंबर पे आएगा और एक ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर आएगा। दोनों पे डिफरेंट नंबर आएंगे, दोनों पे डिफरेंट ओटीपी जनरेट होंगे। जो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी रहेगा वो आपका 30 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा। जो ईमेल आईडी वाला ओटीपी रहेगा वो 60 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा। आपको यहाँ पे पहले सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पर जब आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर, ईमेल चेक करना है आपके पास क्या ओटीपी आए हैं। जो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी है वो मोबाइल नंबर वाले कॉलम पर और ईमेल आईडी वाला ईमेल आईडी पर डाल देना है। जब आप ये दोनों ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का। तो आपको इस वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपने ओटीपी सही एंटर किए होंगे तो यहाँ पे आपके ओटीपी वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ओटीपी डालने में गलत हो गया है, कुछ गलत नंबर आपने डाल दिया, तो आपके पास ऑप्शन वहां पे रहेगा रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन। तो आप रीसेंड करके एक नया ओटीपी भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का। इसमें दिया हुआ है डू यू हैव परमानेंट एड्रेस आउटसाइड इंडिया। तो आपको यस या नो जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन है उस पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका परमानेंट एड्रेस इंडिया के बाहर का है। अगर है तो येस पे टिक करना है, अगर नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस इंडिया का ही है, तो आपको नो पे टिक करना है। उसके बाद प्रॉपर पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, देन सिटी, देन स्टेट एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेदर प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस।
तो क्या आपने जो ऊपर परमानेंट एड्रेस दिया है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है? तो अगर है तो आपको यस पे टिक करना है। जैसे आप यस पे टिक करेंगे तो ऊपर जो आपने एड्रेस फिल किया था वो नीचे ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नो पे टिक करते हैं कि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, तो फिर उस केस में आपको जो अपना प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो यहाँ पे फिल करना होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे अटैचमेंट। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना है? जनरली हमें यहाँ पे हमारा पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड अटैच करना होता है। तो प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड लगा देंगे क्योंकि आधार कार्ड प्रूफ है आपके एड्रेस का। देन कॉपी ऑफ आधार कार्ड में भी आपको अपना आधार कार्ड ही अटैच करना है। और जो ऑप्शनल अटैचमेंट है, ऑप्शनल अटैचमेंट में आप अपना पैन कार्ड अटैच करेंगे क्योंकि हमने ऊपर हमारा पैन नंबर दिया है, तो हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड अटैच करना है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो फिर आपको वहां पे पासपोर्ट की कॉपी या जो भी दूसरे डॉक्यूमेंट है उनमें से कुछ भी अटैच करना होगा। अगर आपने ऊपर सिलेक्ट किया है कि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट है, तो आपको फिर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है वेरिफिकेशन। तो जो पर्सन की केवाईसी हो रही है, ये वो पर्सन क्या कर रहा है, फॉर्म वेरीफाई कर रहा है। इस वेरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? इस वेरिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दी है, वो आप ही की ईमेल आईडी है। अगर कुछ भी ऐसा दिखा कि आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है जो कि फॉल्स है, तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 448 है जो कि फ्रॉड का होता है, उसमें आप लाइबल हो सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत नहीं दी है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डीएससी का ऑप्शन है। यहाँ पे जिस भी पर्सन की हम केवाईसी कर रहे हैं उनकी डीएससी लगेगी। जिस पर्सन का केवाईसी हो रहा है उसकी डीएससी के साथ साथ यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी कंपलसरी होगा। तो किसी भी एक प्रैक्टिसिंग पर्सन से आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन लेना होगा। ये सर्टिफिकेशन किस चीज का है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स देख रहे हैं जिन पे आपको टिक करना होगा। सर्टिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो भी अटैचमेंट किए गए हैं वो प्रॉपर किए गए हैं, जो भी अटैचमेंट किए गए हैं वो कंप्लीट है। यहाँ पे जो भी पर्सन सर्टिफिकेशन देगा वो यहाँ पे टिक करके और डीएससी लगा के ये बोल रहा है कि जो एप्लीकांट है उसकी आइडेंटिटी हमने चेक कर ली है, उसने सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दी है, जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है एंड कंप्लीट है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को हमने क्या किया है, फॉलो किया है। तो इस तरीके से उस पर्सन को क्या करना होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेशन देना होगा। सर्टिफिकेशन जो पर्सन दे रहा है उनको यहाँ पे अपनी डीएससी लगानी होगी। मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन कौन दे सकता है, सर्टिफिकेशन दे सकता है प्रैक्टिसिंग पर्सन, जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, या तो प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए, ये लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना डीएससी लगा के सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि वो पर्सन सीए है, सीएस है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। वेदर एसोसिएट और फेलो, एसोसिएट है कि फेलो है, उनका मेंबरशिप नंबर और उनका सीपी नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। तो ये है कंप्लीट फॉर्म। इस तरीके से DIR3 केवाईसी का फॉर्म फिल किया जाता है। अब DIR3 केवाईसी का हमने फॉर्म फिल करना देख लिया, अटैचमेंट आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं वो देख लिया। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो डिन होल्डर है जिनका हम केवाईसी कर रहे हैं वो एज अ बिजनेस यूजर रजिस्टर्ड होना चाहिए MCA V3 पोर्टल पे। सेकेंड थिंग कि जो हम एप्लीकांट की डीएससी लगाएंगे और जो सर्टिफिकेशन देंगे प्रोफेशनल उनकी डीएससी लगाएंगे, दोनों डीएससी एमसीए पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे देंगे वो डिफरेंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि किसी पहले दिन के लिए उसे यूज किया गया हो। ऐसा कोई मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ना हो जो कि कॉमन हो, मतलब कि पहले किसी पर्सन के लिए डिन लेते वक्त उसे यूज किया गया हो, ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए। डीएससी लगाते वक्त आपको सीक्वेंसिंग ध्यान रखनी है कि जो एप्लीकांट है पहले उनकी डीएससी लगेगी, मतलब फॉर्म पहले वेरीफाई होता है और फिर सर्टिफाई होता है। तो पहले जो एप्लीकांट है, जो डायरेक्टर है, उनकी डीएससी लगेगी और डायरेक्टर की डीएससी लगाने के बाद ही जो प्रोफेशनल है जो सर्टिफाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, उनकी डीएससी लगानी है। अगर हम अटैचमेंट्स की बात करें, जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट या तो जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि आप लोग उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही रखें। और इंडिविजुअल जो अटैचमेंट है वो 2 MB से लेस देन
होना चाहिए। एक अटैचमेंट जो है उसकी मैक्सिमम साइज 2 MB से कम की हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन टोटल जो डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, 10 MB होगा। तो इंडिविजुअल 2 MB तक हो सकता है, और जो मैक्सिमम साइज है सारे डॉक्यूमेंट्स का मिला के वो 10 MB तक रहेगा। अगर हम इस फॉर्म के फीस की बात करें तो इस फॉर्म पे कोई फीस नहीं लगती अगर आप उसे विद इन टाइम फाइल कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 31 मार्च तक जिन लोगों को दिन मिल जाते हैं, तो जो भी इमीडिएट सितंबर है वहां तक आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। 30 सितंबर तक अगर आप इस फॉर्म को फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं होती है। तो अगर आप ड्यू डेट तक केवाईसी कर देते हैं तो कोई फीस का पेमेंट नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ड्यू डेट तक अगर केवाईसी नहीं होती तो फिर उसका क्या होगा। तो अगर ड्यू डेट तक आपकी केवाईसी नहीं होती है, इन दैट केस आपका जो डिन नंबर है उस पे एमसीए पोर्टल पर लिखा आ जाएगा कि जो आपका डिन है वो डीएक्टिवेट है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ केवाईसी। वहां पे लिखा होगा कि आपका जो डिन नंबर है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि आपने केवाईसी नहीं की है। लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। अगर डीएक्टिवेट डिन हो भी जाता है तो भी आप लास्ट डेट जो ड्यू डेट है उसके बाद भी केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको 5000 रुपीज का पेमेंट करना होगा, क्योंकि लास्ट डेट ऑलरेडी निकल चुकी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे उसे ड्यू डेट के बाद फाइलिंग कर रहे हैं। तो ड्यू डेट के बाद अगर आप फाइलिंग करते हैं तो फिर वहां पे आपको 5000 रुपीज का पेमेंट करना रहेगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस DIR3 केवाईसी फॉर्म को फिल करने की, जिसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है।